धर्मेंद्र और माला सिन्हा की फिल्म अनपढ़ साल 1962 में रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन कुमार और उन्हीं ने इस फिल्म की कहानी भी लिखी थी। फिल्म में कुल 7 गाने थे, जिनमें से 5 को महान लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी थी, जबकि एक गीत गाया था महेंद्र कपूर ने और एक गीत में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने मिलकर अपनी आवाज दी थी। फिल्म का संगीत दिया था मदन मोहन जी ने, जबकि सभी गीत लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने। धर्मेंद्र और माला सिन्हा के अलावा फिल्म में बलराज साहनी, शशिकला, बिंदु, नज़ीर हुसैन और धूमल जैसे कलाकारों ने भी काम किया था। 40 लाख रुपए में बनी अनपढ़ ने कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था और ये फिल्म साल 1962 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। कुछ दिनों पहले किस्सा टीवी ने अपने दर्शकों से अनपढ़ फिल्म की मेकिंग से जुड़े रोचक तथ्य बताने की बात कही थी, लेकिन इंटरनेट पर काफ़ी तलाशने के बाद भी हमें इस फिल्म की रोचक कहानियों का वीडियो बनाने लायक कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। इसलिए किस्सा टीवी अपने दर्शकों को इस फिल्म की कहानी ही बता रहा है, इस उम्मीद में कि शायद अनपढ़ फिल्म की ये कहानी दर्शकों को पसंद आएगी। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट द्वारा आपके फीडबैक का इंतजार हमें बेसब्री से रहेगा। चलिए अनपढ़ फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। ठाकुर शंभुनाथ, जो गांव का एक बड़ा जमींदार है, वो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है। शंभुनाथ का किरदार बलराज साहनी ने निभाया है। पूजा के बाद वो अपने माता पिता की तस्वीर पर भी पुराने हार को उतारकर नया हार चढ़ाता है। इसी वक्त यहाँ शंभुनाथ का मुनीम आ जाता है। मुनीम का किरदार अभिनेता खैराती ने निभाया है। शंभुनाथ मुनीम से पूछता है कि क्या उसके माता पिताजी के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को न्योता दे दिया गया है। मुनीम, जिसका तकिया कलाम है धर्म कांटे पर तोलकर, वो शंभुनाथ को बताता है कि उसने पूरे 19 ब्राह्मणों को खाने का न्योता दे दिया है। शंभुनाथ उससे पूछता है कि 21 ब्राह्मणों को न्योता देना था तो 19 को क्यों दिया गया। तो मुनीम कहता है कि वो खुद भी एक ब्राह्मण है और भोजन में 2 ब्राह्मणों के बराबर है, इसलिए उसने 19 ब्राह्मणों को न्योता दिया है। शंभुनाथ अपनी छोटी बहन लाजो के पास जाता है, जो कि सो रही है। छोटी लाजो यानी लाजवंती का किरदार अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने निभाया है। शंभुनाथ लाजवंती को बहुत प्यार करता है और लाजवंती की खातिर उसने खुद शादी नहीं की है। उसका सपना है कि लाजवंती की शादी किसी बड़े घराने में बहुत धूमधाम से करेगा। शंभुनाथ लाजो को अपनी पलकों पर बैठा कर रखता है। वो लाजो को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देता। एक दफा लाजवंती जबरदस्ती रसोई में रोटी बना रहे नौकर से जिद करती है कि आज रोटी वो बनाएगी। नौकर को पता है कि अगर उसके मालिक शंभुनाथ ने अपनी बहन को रोटी बनाते देख लिया तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, लेकिन नन्ही लाजो नहीं मानती और जबरदस्ती नौकर को हटाकर खुद रोटी बनाने चूल्हे के सामने बैठ जाती है। लेकिन रोटी बनाते बनाते लाजो का हाथ जल जाता है और वो रोने लगती है। बहन के रोने की आवाज़ सुनकर शंभुनाथ वहां आ जाता है। नौकर उसे पूरा घटनाक्रम बताने की कोशिश करता है, लेकिन शंभुनाथ उसकी एक नहीं सुनता और उसको खूब डांट लगाता है। लाजो की एक दोस्त भी है जिसका नाम है बसंती। बसंती गांव के ही एक मामूली से डाकिये की बेटी है। बसंती लंगड़ेपन की शिकार है। बसंती की माँ नहीं है। नन्ही बसंती अपने घर का सारा काम खुद करती है। घर में खाना भी बसंती खुद ही बनाती है। बसंती पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार है। बसंती के पिता का सपना है कि वो अच्छी तरह से पढ़ लिख ले ताकि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। बसंती का एक भाई भी है जिसका नाम है कालू। बसंती के पिता अपने बेटे कालू से नाखुश रहते हैं, लेकिन बसंती अपने भाई कालू का बहुत ध्यान रखती है। कालू उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें बसंती पढ़ती है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में जरा भी ध्यान नहीं लगाता और सिर्फ आवारा गर्दी करता है। आवारा लड़कों का उस्ताद है कालू। कालू के बचपन का किरदार निभाया है अभिनेता मोहन चोटी ने। लाजो और बसंती एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जहां बसंती अपनी क्लास की सबसे होशियार बच्ची है, तो वहीं शंभुनाथ की बहन लाजो का पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता। एक दिन लाजो को मास्टर जी शरारत करते पकड़
पकड़ लेते हैं और उसे एक हल्की सी चपत लगा देते हैं। लाजो रोते हुए घर आती है और अपने भैया शंभुनाथ से कहती है कि अब वो कभी स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि मास्टर जी ने उसे मारा है। ये सुनकर शंभुनाथ आग बबूला हो जाता है। वो अपने मुनीम से मास्टर जी को घर बुलाकर लाने को कहता है। मास्टर जी जब घर आते हैं तो शंभुनाथ उन्हें भी खूब डांट लगाता है और कहता है कि वो अपनी बहन लाजो को सिर्फ इसलिए स्कूल भेजता है ताकि दूसरे बच्चों के साथ उसका दिल लगा रहे। लाजो को पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही शंभुनाथ मास्टर जी को भी धमकी देता है कि अगर वो चंदा देना बंद कर देगा तो स्कूल बंद हो जाएगा और मास्टर भूखे मर जाएगा। मास्टर शंभुनाथ से माफी मांगता है लेकिन शंभुनाथ मास्टर को लाजवंती से माफी मांगने पर मजबूर कर देता है। लाजो के स्कूल न आने की खबर सुनकर बसंती अपने पिता और भाई कालू के साथ उसके घर पहुंच जाती है। वहां शंभुनाथ उन्हें बताता है कि लाजो अब से स्कूल नहीं आया करेगी। बसंती के पिता यानी पोस्टमैन गंगाराम शंभुनाथ को समझाने की कोशिश करते हैं कि लाजो के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन शंभुनाथ नहीं मानता। उसे अपनी दौलत पर गुरूर है और पूरा यकीन है कि दौलत के बल पर वो लाजो की शादी किसी बढ़िया घर में कर देगा और लाजो हमेशा सुखी रहेगी। वक्त गुजरता है और लाजो यानी लाजवंती जवान हो जाती है। जवान लाजवंती का किरदार निभाया है माला सिन्हा ने। शंभुनाथ अभी भी अपनी बहन से बेतहाशा प्यार करता है और उसे घर का कोई काम नहीं करने देता। सारा काम घर के नौकर करते हैं। लाजो बसंती से मिलने के लिए जाती है लेकिन रास्ते में गांव का एक और जमींदार जीवन चौधरी उससे छेड़छाड़ करता है। दरअसल जीवन लाजो से शादी करना चाहता है लेकिन लाजो उसे जरा भी पसंद नहीं करती। लाजो उसे धमकाकर आगे बढ़ जाती है लेकिन जीवन का मुंशी चमकू से लाजो और उसके भाई शंभुनाथ के खिलाफ खूब भड़काता है। उधर लाजो बसंती से मिलती है। बसंती भी अब जवान हो चुकी है और जवान बसंती का किरदार निभाया है अभिनेत्री शशिकला ने। जहां लाजो अपने भैया के लाड़ प्यार में एकदम अनपढ़ रह गई है तो वहीं बसंती खूब पढ़ लिख चुकी है। बसंती के पिता लाजो को एक चिट्ठी देते हैं जो उसके भाई चौधरी शंभुनाथ के लिए आई है। लाजो बसंती से कहती है कि घर पर भैया को भी ये चिट्ठी पढ़ाने के लिए किसी न किसी को बुलाना ही होगा तो क्यों ना बसंती ही ये चिट्ठी पढ़ दे। चिट्ठी पढ़कर बसंती लाजो को बताती है कि तुम्हारे लिए शहर के किसी बहुत बड़े घर के लड़के का रिश्ता आया है। रिश्ते की बात सुनकर लाजो काफी शर्माती है तो बसंती उसकी टांग खींचती है लेकिन लाजो किसी तरह खुद को संभालते हुए बसंती से कहती है कि तेरी भी तो 10 दिनों के भीतर शादी होने वाली है। मगर बसंती कहती है कि अगर उसके पिता के पास पैसे होते तो वो अभी शादी ना करती बल्कि और ज्यादा पढ़ने के लिए शहर जाती। तभी वहां बसंती का भाई कालू आ जाता है जो अब बड़ा हो चुका है। बड़े कालू का किरदार निभाया है अभिनेता धूमल ने। चूंकि राखी का त्योहार है तो गांव में राखी का मेला भी लगता है जहां सारे गांव वाले जमा होते हैं और मेले में नाच गाने का आयोजन भी होता है। गांव में बसंती के भाई कालू की एक प्रेमिका भी है और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कालू की प्रेमिका के पिता गांव में वनस्पति घी के दुकानदार हैं और कालू को जरा भी पसंद नहीं करते। वो अपनी बेटी की शादी शहर के किसी लड़के से तय कर देते हैं और लड़का कालू की प्रेमिका को देखने के लिए आने वाला है। जिस वक्त ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहां कालू की प्रेमिका के पिता आ जाते हैं और उन्हें भनक लग जाती है कि कालू यहाँ है। वो अपने नौकर ठंडू को होशियार होने को कहते हैं। उनका डायलॉग है, ठंडू हो जा गरम। हालांकि कालू फिर भी किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। बसंती की शादी का दिन आता है और उसके पैरों का लंगड़ापन देखकर बारात में आए लोग मुंह चढ़ाने लगते हैं। लड़के का पिता शादी रोक देता है। बसंती के पिता उसकी काफी मान मनोवल करते हैं, अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख देते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। मामला बढ़ते देख वहां मौजूद शंभुनाथ बीच में आता है और वो दूल्हे के बाप को पैसों के बदले ये शादी करने के लिए कहता है। वो दूल्हे के बाप को 10,000 रुपए का लालच देता है। 10,000 रुपए के लालच में लड़के का बाप शादी करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तब बसंती शादी से इनकार कर देती है। शॉट चेंज होता है और कालू अपनी प्रेमिका के घर वेश बदलकर जाता है। उसके साथ एक और लड़का है और ये दोनों वही लड़के वाले बनकर आए हैं जो कालू की प्रेमिका को देखने आने वाले थे। कालू उस लड़के का पिता बनकर आता है। इन दोनों का खूब आदर सत्कार होता है और इनके लिए
जलपान की बढ़िया व्यवस्था की जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू के पिता पोस्टमैन गंगाराम लाला तेलूराम के लिए एक चिट्ठी लेकर आते हैं। लाला तेलूराम उन्हें अपने होने वाले समधी से मिलाने ले आते हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लाला तेलूराम पोस्टमैन गंगाराम से चिट्ठी पढ़कर सुनाने के लिए कहते हैं। दरअसल लाला तेलूराम भी अनपढ़ हैं और इसीलिए वो पोस्टमैन गंगाराम से चिट्ठी पढ़ने की गुजारिश करते हैं। गंगाराम चिट्ठी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो लड़का लाला तेलूराम की बेटी यानी कालू की प्रेमिका को देखने आने वाला था वो तो आया ही नहीं है। इस तरह यहाँ कालू पकड़ा जाता है और उसके पिता पोस्टमैन गंगाराम और लाला तेलूराम उसकी बढ़िया पिटाई कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि चौधरी शंभूनाथ लाजवंती की शादी फिक्स करने के लिए शहर जाने की तैयारियों में लगा है और फिर बिचौलिया महिला ठाकुर देई के साथ वो शहर आकर ठाकुर महेंद्रनाथ और उनकी पत्नी से अपनी बहन लाजवंती और उनके बेटे दीपक के रिश्ते की बात करते हैं। ठाकुर महेंद्रनाथ का किरदार निभाया है नजीर अहमद ने और उनकी पत्नी के रोल में नजर आती हैं मुमताज बेगम। लाजवंती की तस्वीर ठाकुर महेंद्रनाथ और उनकी पत्नी को पसंद आती है। दहेज की बात आती है और चौधरी शंभूनाथ दहेज में लाखों रुपए देने की बात कहता है। शंभूनाथ की ये बात सुनकर ठाकुर महेंद्रनाथ तुरंत रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और शंभूनाथ को गले लगाकर रिश्ता तय कर देते हैं। तभी वहां दीपक भी आ जाता है। दीपक का किरदार निभाया है धर्मेंद्र ने। दीपक के माता पिता उसे चौधरी शंभूनाथ से मिलाते हैं। शंभूनाथ दीपक से मिलकर बहुत खुश होता है। शंभूनाथ के जाने के बाद दीपक अपने माता पिता से पूछता है कि ये कौन थे। दीपक के माता पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है और अभी वो जिससे मिला था वो इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार चौधरी शंभूनाथ थे। उन्हीं की इकलौती बहन से उसकी शादी तय की गई है। दीपक अपने माता पिता से कहता भी है कि इतनी जल्दी और बिना उससे पूछे उसकी शादी तय क्यों कर दी गई। लेकिन दीपक के पिता कहते हैं कि अपने इकलौते बेटे के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाया है बहुत सोच समझकर ही उठाया है। दीपक और लाजवंती की शादी का दिन आता है। बहुत धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। शादी में चौधरी जीवन लाल भी आता है जो लाजवंती से खुद भी शादी करना चाहता था। वो इस शादी से बहुत नाराज है और शंभूनाथ को सबक सिखाने की कसम खाता है। लाजवंती विदा होकर अपने ससुराल यानी दीपक के घर आती है। दीपक के घर भी एक पार्टी होती है जिसमें नाच गाने का इंतजाम भी किया जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद दीपक और लाजवंती अपने कमरे में मिलते हैं। दीपक लाजवंती की खूबसूरती का कायल हो जाता है। दीपक लाजो को बताता है कि उसे अपनी किताबों से बहुत प्यार है। लेकिन दीपक को उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि लाजो एकदम अनपढ़ है। वो लाजो से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। दीपक अपने माँ बाप को भी खूब खरी खोटी सुनाता है। शादी की पहली रात इस तरह का अनुभव मिलने से लाजो का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। अगली सुबह लाजो की सास भी उससे अच्छे से पेश नहीं आती। वो उससे जली कटी बातें करती है। लाजो की सास उससे कहती है कि घर का नौकर नहीं आया है इसलिए दीपक के लिए नाश्ता लाजो बनाए। लाजो ये सुनकर टेंशन में आ जाती है। दरअसल उसके भैया चौधरी शंभूनाथ ने उसे कभी खाना पकाने का काम भी नहीं सीखने दिया था। वो पराठे तैयार करने की कोशिश तो करती है लेकिन उसके बनाए सभी पराठे जल जाते हैं। उधर डाइनिंग टेबल पर दीपक अपने छोटे भाई किशोर के साथ नाश्ते का इंतजार कर रहा है। दरअसल किशोर दीपक का सगा भाई नहीं है। दीपक के पिता के एक वफादार मुनीम का बेटा है किशोर। मुनीम और उनकी पत्नी की अचानक मौत हो जाने के बाद दीपक की मां ने किशोर को अपने बेटे की ही तरह पाला था। नाश्ता जब नहीं आता तो किशोर रसोई में आता है। वहां लाजवंती के बनाए जले पराठे देखकर वो दीपक के पास जाता है और सबको उन जले पराठों को दिखाता है। उन पराठों को देखकर दीपक गुस्से में वहां से चला जाता है। दीपक के माँ बाप लाजवंती को खूब भला बुरा कहते हैं लेकिन लाजवंती चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। दिन गुजरते हैं और दीपक की नाराजगी कम नहीं होती। लाजवंती उसके पैरों में पड़कर उसे मनाने की कोशिश भी करती है लेकिन दीपक उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन लाजवंती दीपक के छोटे भाई किशोर से अपने भैया के लिए एक चिट्ठी लिखने की गुजारिश करती है लेकिन किशोर लाजवंती से बदतमीजी से बात करता है और चिट्ठी लिखने से साफ इनकार कर देता है।
पास खड़ा नौकर रामू ये सब देखता है। किशोर के जाने के बाद रामू लाजवंती से कहता है कि वो उसके भैया के लिए चिट्ठी लिख देगा। रामू लाजवंती की चिट्ठी लिख ही रहा होता है कि तभी वहां दीपक आ जाता है और वो लाजवंती पर फिर से भड़क जाता है। उसे लगता है कि लाजवंती चिट्ठी में अपने भैया से उसकी बुराई कर रही होगी। दीपक अपने नौकर रामू को भी डांट लगाता है। दीपक लाजवंती से जबरदस्ती वो चिट्ठी छीन लेता है। लाजवंती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और फिर जब दीपक लाजवंती की चिट्ठी पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है। लाजवंती ने उस चिट्ठी में दीपक या उसके घर की एक भी बुराई नहीं की थी। वो तो दीपक की तारीफें ही उस चिट्ठी में कर रही थी। उस चिट्ठी को पढ़कर दीपक की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और लाजवंती से किए अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है। वो लाजवंती के पास जाता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और आखिरकार दीपक और लाजवंती की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दीपक लाजवंती को लिखना पढ़ना भी सिखाता है। एक दिन लाजवंती दीपक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर दीपक बहुत खुश होता है। दीपक और लाजवंती को खुश देखकर दीपक की माँ भी खुश हो जाती है। लेकिन दीपक के पिता ठाकुर महेंद्र नाथ अब भी अपनी बहू लाजवंती को पसंद नहीं करते। वो अब भी उससे नफरत करते हैं। सीन चेंज होता है और हमें शंभुनाथ दिखाई देता है जो अपनी बहन लाजो से मिलने शहर आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी वहां चौधरी जीवन पहुंच जाता है। जीवन लाजो को लेकर शंभुनाथ से कुछ ऐसी बात कर देता है कि उसे गुस्सा आ जाता है। वो जीवन का गला पकड़ लेता है और अगली बार ऐसी हरकत ना करने की चेतावनी उसे देता है। सीन चेंज होता है और लाजो बिस्तर पर सो रहे किशोर के पास बैठी है। किशोर बीमार है। लाजो की सास उससे कहती है कि वो मंदिर जा रही है। किशोर जब सोकर उठे तो उसे गोल शीशी वाली दवा पिला दे। फिर जैसे ही लाजो की सास कमरे से बाहर निकलती है किशोर नींद से जाग जाता है। लाजो उसके लिए दवाई उठाने जाती है लेकिन वो देखती है कि अलमारी पर कांच की 2 गोल शीशियां रखी हैं। उसे समझ में नहीं आता कि किशोर को कौन सी दवाई पिलानी है। वो एक शीशी उठा लेती है लेकिन उस शीशी में किशोर की दवाई नहीं बल्कि एक तरह का जहर होता है। अनपढ़ और भोली लाजो उसी को उठाकर किशोर को पिलाने ले आती है। भोली भाली लाजो किशोर को वो जहर पिलाने ही वाली होती है कि तभी वहां उसके ससुर ठाकुर महेंद्र नाथ आ जाते हैं और वो हाथ मारकर लाजो के हाथ से जहर भरा वो कप गिरा देते हैं। लाजो हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके ससुर ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके ससुर ठाकुर महेंद्र नाथ उस पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो उसे खूब भला बुरा कहते हैं। वो लाजो पर किशोर को जानबूझकर जहर देने का इल्जाम लगाते हैं। वो लाजो को घर से निकालने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ खींचकर ले जाते हैं और तभी वहां लाजो के भैया चौधरी शंभुनाथ आ जाते हैं। अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव होते देखकर चौधरी शंभुनाथ को यकीन नहीं होता। लाजो के ससुर और शंभुनाथ के बीच काफी तीखी बहस होती है। शंभुनाथ ठाकुर महेंद्र नाथ पर हाथ उठाने को होता ही है कि उसकी बहन लाजो खुद उसके गाल पर एक तमाचा मारती है और उसे कहती है उनके घर के मामलों में उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शंभुनाथ हालात को समझते हुए वहां से चला जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसकी बहन अपने ससुराल में बहुत कुछ झेल रही है और वो समझ जाता है कि किन हालातों में उसकी बहन ने उस पर हाथ उठाया है। तभी दीपक वहां आता है। लाजो को रोते देखकर वो किशोर से पूछता है कि क्या हुआ। सारा मामला जानने के बाद दीपक का अपने पिता ठाकुर महेंद्र नाथ से काफी झगड़ा होता है। पिता के मना करने के बावजूद दीपक अपने साले शंभुनाथ को वापस लाने के लिए चल देता है लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास मौजूद कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ शंभुनाथ पर चौधरी जीवन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हमला कर देता है। जीवन के पास एक पिस्तौल भी है। जीवन के इरादे का एहसास जब शंभुनाथ को होता है तो वो लड़ाई लड़ता है और जीवन के साथियों पर भारी पड़ते हुए उससे पिस्तौल छीन लेता है। शंभुनाथ जीवन और उसके साथियों को चेतावनी देते हुए वहां से चले जाने के लिए कहता है और फिर शंभुनाथ जैसे ही मुड़ता है जीवन के साथी एक बार फिर से उस पर हमला कर देते हैं। वो उससे पिस्तौल छीनने की कोशिश करते हैं और पिस्तौल के लिए हो रही इस छीना झपटी में शंभुनाथ के हाथों से गोली चल जाती है जो जीवन को लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। शंभुनाथ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल में दीपक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और आखिरकार मौत दीपक पर हावी हो जाती
है। दीपक की सांसें टूट जाती हैं। दीपक की पत्नी लाजो और उसके माता पिता पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। दीपक की मौत के बाद उसके पिता लाजो को घर से निकाल देते हैं। लाजो लौटकर अपने भैया के घर जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसके भैया के घर पुलिस ने सील लगा दी है। उसके भैया जीवन के खून के इल्जाम में फरार चल रहे हैं। लाजो अपनी सहेली बसंती के घर जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि बसंती के पिता पोस्टमैन गंगाराम जी का निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद से ही बसंती और उसका भाई कालू कहाँ चले गए हैं किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ शंभुनाथ किसी तरह छिपता छिपाता बहन लाजो के घर पहुंचता है, लेकिन घर में ताला लगा देखकर वो पड़ोस के एक आदमी से जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि उसके बहनोई दीपक की मौत हो चुकी है और उसकी गर्भवती बहन को उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया है और वो खुद भी यहाँ से कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। दूसरी तरफ अकेली बेसहारा लाजवंती जैसे तैसे शहर पहुंचती है और नौकरी की तलाश करती है, लेकिन चूंकि उसे ना तो पढ़ना लिखना आता है और ना ही घर का कोई काम करना आता है तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। रात के वक्त वो एक सड़क किनारे बैठती है कि तभी एक लफंगा वहां आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, मगर उसी वक्त एक आदमी वहां आता है और उस लफंगे को वहां से धमकाकर भगा देता है। फिर वो आदमी लाजवंती को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है। वो आदमी लाजवंती को भरोसा दिलाता है कि वो शादीशुदा है और परिवार वाला है, उसके घर में लाजो एकदम सुरक्षित रहेगी। उसकी बातों में आकर लाजवंती उसके साथ चल देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद लाजो को एहसास होता है कि वो आदमी उसे तवायफों के इलाके में ले आया है। दरअसल वो आदमी लाजो को किसी तवायफ के यहाँ बेचने के इरादे से अपने साथ लेकर आया है। उसकी चाल का एहसास होते ही लाजो वहां से भाग जाती है। वो आदमी भी लाजो के पीछे भागता है। उस आदमी से बचते हुए लाजो एक घर में घुस जाती है और बेहोश हो जाती है और इत्तेफाक से ये घर लाजो की बचपन की सहेली बसंती का घर है। बसंती की शादी हो चुकी है और वो यहाँ अपने पति के साथ रहती है। बसंती लाजो को यहाँ देखकर हैरान रह जाती है। इत्तेफाक से उसी दिन लाजो की डिलीवरी भी हो जाती है और उसने एक बेटी को जन्म दिया है। बसंती बहुत खुश होती है। वो अपनी भाभी से कहती है कि जल्दी से भैया को बुला लाओ। बसंती की भाभी कालू की वही प्रेमिका है जिसके चक्कर में एक दिन कालू उसके घर में अपने पिता पोस्टमैन गंगाराम और अपने ससुर लाला तेलूराम के हाथों पिटा भी था। प्रेमिका से शादी करने के बाद शहर में कालू ने लस्सी की दुकान खोल ली है और अब लाला तेलूराम का नौकर ठंडू उसके साथ काम करने लगा है। बेटी के जन्म के बाद लाजो बसंती को अपने दर्द की सारी कहानी बताती है। बसंती उसे हौसला देती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है बसंती लाजो को सिलाई करना सिखाती है। धीरे धीरे लाजो सिलाई में मास्टर बन जाती है। अब लाजो सिलाई करके पैसे भी कमाने लगी है। लाजो की बेटी स्कूल जाने लगी है। अपनी अनपढ़ता से अच्छी तरह वाकिफ लाजो बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन उसकी बेटी किरण स्कूल से रोते हुए घर आती है और कहती है कि अब वो कभी स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि मास्टर जी ने उसे मारा है। लाजो को सालों पहले की अपने बचपन की वो घटना याद आ जाती है जब उसे एक दिन मास्टर जी ने हल्का सा मारा था और वो रोते हुए अपने भैया के पास गई थी। तब उसके भैया ने उसे घर ही बैठा लिया था। लाजो अपनी बेटी को हर हाल में पढ़ाना चाहती है, इसीलिए वो उस दिन अपनी बेटी की पिटाई भी कर देती है। समय बीतता है और लाजो की बेटी किरण बड़ी हो जाती है। बड़ी किरण का किरदार निभाया है एक जमाने की दमदार अभिनेत्री और वैम्प बिंदु ने। किरण खूब पढ़ती लिखती है। जिस दिन किरण ग्रेजुएट होती है और कॉलेज में स्टूडेंट को डिग्री देने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है तो किरण अपनी मां लाजवंती को भी उस प्रोग्राम में साथ ले जाती है। उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट होते हैं ठाकुर महेंद्रनाथ। सालों बाद ठाकुर महेंद्रनाथ को वहां देखकर लाजवंती अपना चेहरा छिपा लेती है। ठाकुर महेंद्रनाथ उसी प्रोग्राम में बैठे किशोर को आवाज लगाते हैं। नन्हा किशोर भी अब बड़ा हो चुका है। लाजवंती किशोर को भी पहचान लेती है। स्टूडेंट्स को डिग्री देने के लिए ठाकुर महेंद्रनाथ को मंच पर बुलाया जाता है। ठाकुर महेंद्रनाथ सभी स्टूडेंट्स को डिग्री बांटते हैं और सबसे आखिर में वो किरण को डिग्री देते हैं जिसने कॉलेज में टॉप किया है। ठाकुर महेंद्रनाथ किरण से बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि किरण उनकी ही पोती है। किरण ठाकुर महेंद्रनाथ को अपनी मां से मिलाने ले जाती है, लेकिन उसकी मां लाजवंती वहां से जा चुकी है।
बातों बातों में किरण कहती है कि अब वो एमए के साथ साथ एक नौकरी भी करेगी ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। ठाकुर महेंद्र नाथ किरण को अपना कार्ड देते हैं और वादा करते हैं कि वो उसके लिए किसी बढ़िया सी नौकरी का इंतजाम करेंगे। किरण जब कॉलेज से वापस अपने घर जाती है तो किशोर रास्ते में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किरण किशोर को जरा भी पसंद नहीं करती। इस वक्त ना तो किशोर जानता है कि किरण उसकी भतीजी है और ना ही किरण को पता है कि किशोर उसका चाचा है। दरअसल किरण किसी और से प्यार करती है और किशोर भी इस बात को जानता है, लेकिन वो फिर भी किरण के पीछे पड़ा है। किरण जिस लड़के से प्यार करती है वो एक वकील है और किशोर उस लड़के से मन ही मन रंजिश रखता है। कुछ दिन बाद किरण ठाकुर महेंद्र नाथ के ऑफिस जाती है। महेंद्र नाथ उसे बताते हैं कि उन्होंने किरण को अपने यहाँ नौकरी देने का फैसला किया है। किरण को 300 रुपए महीना तनख्वाह मिला करेगी। ये सुनकर किरण को बहुत खुशी मिलती है। किरण जब यहाँ से वापस अपने घर जाती है तो किशोर एक बार फिर उसे परेशान करता है। इस दफा किशोर कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करता है और किरण का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इत्तेफाक से तभी वहां पर कालू और उसका नौकर ठंडू आ जाते हैं। वो किरण को किशोर से बचा लेते हैं और वो दोनों किशोर की पिटाई भी करते हैं। किरण अपनी नौकरी की खबर सबसे पहले अपने प्रेमी को सुनाने उसके घर जाती है। वहां किरण उससे कहती है कि वो उसकी माँ से उसका हाथ मांग ले, लेकिन वो कहता है कि वो उसकी माँ से बात नहीं कर सकता। तब किरण कहती है कि क्यों ना वो अपने बूढ़े नौकर को उसकी माँ के पास रिश्ते की बात करने भेज दे। किरण का प्रेमी कहता है कि वो उसे नौकर नहीं अपने पिता की तरह ही समझता है। वो किरण को बताता है कि बरसों पहले वो नौकर नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसे बचा लिया। तभी से वो उसके साथ रहता है और उसे अपना बेटा मानता है। किरण का प्रेमी उन्हें बाबा कहता है और किरण को उनसे मिलाने ले जाता है। वो कोई और नहीं, सालों पहले गायब हुआ शंभुनाथ है, यानी वो बाबा जो बरसों से किरण के प्रेमी के घर रह रहा है। वो किरण के सगे मामा है। किरण और उसका प्रेमी शंभुनाथ को किरण की माँ लाजवंती से उन दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए मना ही लेते हैं। सीन चेंज होता है और किरण की माँ लाजवंती उसकी नौकरी लगने की खुशी में कालू और उसके नौकर ठंडू से लड्डू बनवा रही है। वो सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवाकर किरण की नौकरी की खुशी मनाना चाहती है। तभी शंभुनाथ वहां आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही लाजवंती को देखता है तो दंग हो जाता है। शंभुनाथ दरवाजे से खड़ा सबको देख रहा है। उसे पता चलता है कि किरण उसकी अपनी सगी भांजी है। वो अपनी बहन लाजवंती से मिलना तो चाहता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि उसकी वजह से लाजवंती के जख्म फिर से हरे हो जाएंगे और उसे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शंभुनाथ वहां से चला जाता है। वो ये शहर ही छोड़ने का फैसला कर लेता है। किरण के प्रेमी के नाम एक चिट्ठी लिखकर वो शहर से चला जाता है। देर शाम किरण के घर पर एक आदमी आता है और वो किरण से कहता है कि उसे ठाकुर महेंद्र नाथ ने भेजा है और ठाकुर महेंद्र नाथ किरण को उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन इस वक्त किरण की माँ लाजवंती घर पर नहीं है तो वो साथ चलने से मना कर देती है, मगर बसंती के कहने पर किरण उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चल देती है। रास्ते में किरण को अपनी माँ पैदल आती नजर आती है। वो अपनी माँ को आवाज लगाती है। लाजवंती भी किरण को देख लेती है। किरण कार रुकवाने के लिए कहती है, लेकिन जो शख्स उसे लेकर आया था अब वो उस पर पिस्तौल तान देता है। इत्तेफाक से लाजवंती भी उस आदमी को किरण पर पिस्तौल तानते हुए देख लेती है। लाजवंती कार के पीछे दौड़ने लगती है। रास्ते में कार खराब हो जाती है। ड्राइवर जब तक कार को ठीक करता है, किरण की माँ लाजवंती वहां पहुंच जाती है। गाड़ी जैसे ही ठीक होकर दोबारा चलती है, लाजवंती पीछे से कार को पकड़ लेती है। लाजवंती काफी दूर तक कार के साथ घिसटते हुए जाती है। फिर एक जगह लाजवंती का हाथ छूट जाता है, लेकिन तभी सड़क से गुजर रहा शंभुनाथ उसे देख लेता है। शंभुनाथ उसे उठाता है। वो पहचान जाता है कि ये उसकी बहन लाजवंती है, लेकिन अंधेरे में लाजवंती उसे नहीं पहचान पाती। लाजवंती शंभू से मदद मांगती है। शंभू एक कार को रोकता है और लाजवंती और शंभू उस कार में बैठकर किरण को ले जा रही कार का पीछा करते हैं।
वो कार एक कंपाउंड में चली जाती है। शंभू और लाजवंती पैदल ही उस कंपाउंड में घुस जाते हैं। शंभू लाजवंती से पुलिस को खबर करने के लिए कहता है, लेकिन बेटी की फिक्र में लाजवंती वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती। तब शंभू अकेला ही पुलिस को खबर करने चला जाता है। किरण को किडनैप करके लाए बदमाश ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। किरण उससे कमरे का दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन तभी अंदर के कमरे से किशोर आता है। उसके हाथ में शराब का गिलास है और चेहरे पर कुटिल मुस्कान है। किशोर को वहां देखकर किरण डर जाती है। दूसरी तरफ किरण की मां लाजवंती जैसे तैसे दीवार फांदकर उस इमारत के अंदर घुस जाती है। लाजवंती को पता चलता है कि कोई उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लाजवंती एक पाइप पर चढ़ती है जो उसी कमरे के पास से आ रहा है जहां किरण है, और आखिरकार लाजवंती किरण तक पहुंच ही जाती है। वहां उसे पता चलता है कि किरण के साथ जबरदस्ती करने वाला किशोर है। हालांकि किशोर उसे नहीं पहचान पाता है। वो लाजवंती से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई है। लाजवंती उसे बताती है कि वो उसकी वही लाजो भाभी है जिससे वो अपने बचपन में मिला था। लाजो उसे ये भी बताती है कि किरण उसके भाई की बेटी है, लेकिन किशोर की आंखों से बेशर्मी का पर्दा नहीं उतरता और वो लाजो संग किसी भी रिश्ते को अब मानने के लिए तैयार नहीं होता। लाजो किशोर को एक थप्पड़ मारती है। किशोर उस पर पिस्तौल तान देता है। पिस्तौल के दम पर वो किरण को एक कमरे में बंद कर देता है। लाजवंती से उसकी हाथापाई होती है और इस हाथापाई में लाजवंती उसके हाथ से पिस्तौल छीनने में कामयाब हो जाती है। लाजवंती उसे होश में आने की चेतावनी देती है, लेकिन किशोर अब भी नहीं मानता। आखिरकार लाजवंती से गोली चल जाती है और किशोर मारा जाता है। किशोर की मौत के सदमे से घबराकर लाजवंती बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से तभी वहां शंभुनाथ आता है और वो सारा माजरा समझ जाता है। उसी वक्त शंभुनाथ को पुलिस के सायरन की आवाज आती है। वो लाजवंती को बचाने के लिए पिस्तौल अपने हाथों में उठा लेता है। तभी पुलिस आती है और वो शंभुनाथ को किशोर की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। मामला अदालत तक जाता है। शंभुनाथ अदालत में कहता है कि उसके हाथों से ही किशोर का खून हुआ है। जज शंभुनाथ से कहता है कि अगर वो चाहे तो अदालत उसके लिए भी वकील का इंतजाम कर सकती है। तभी वहां किरण का वही प्रेमी आता है जिसके घर पर शंभुनाथ सालों से रह रहा था। किरण का प्रेमी पेशे से वकील ही है और वो शंभुनाथ का मुकदमा लड़ने की दरख्वास्त अदालत में देता है। जज उसकी दरख्वास्त स्वीकार कर लेता है। अदालत में शंभुनाथ को लेकर जिरह चलती है। अदालत में ही लाजवंती को पता चलता है कि जिस बूढ़े ने किरण को बचाने में उसकी मदद की थी वो उसका सगा भाई चौधरी शंभुनाथ है। वो शंभुनाथ को देखकर खुश और दुखी एक साथ होती है। लाजवंती जज को बताती है कि किशोर का खून शंभुनाथ ने नहीं उसने किया था, लेकिन शंभुनाथ जज से कहता है कि उसकी बहन उसे बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। आखिरकार अदालत शंभुनाथ को ही किशोर के खून का दोषी मानती है, लेकिन किशोर की हरकत को उसके कत्ल की वजह मानते हुए अदालत शंभुनाथ को सख्त सजा न देकर सिर्फ 5 साल जेल की सजा सुनाती है। बरसों बाद मिले भाई को एक बार फिर से जुदा होते हुए देखकर लाजवंती के आंसू नहीं थमते हैं। ठाकुर महेंद्र नाथ सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करते हैं और आखिरकार शंभुनाथ को पुलिस जेल ले जाती है। 5 साल गुजरते हैं और शंभू जेल से वापस आ जाता है। किरण ने अपनी मां लाजवंती के नाम से गांव में लाजवंती हाई स्कूल खोला है। उसका उद्घाटन शंभुनाथ से ही कराया जाता है। बसंती का भाई कालू अब इस स्कूल में चपरासी है और वो ठंडू को फिर कहता है, ठंडू हो जा गरम। इसी के साथ ठंडू स्कूल की घंटी बजाता है और अनपढ़ फिल्म का दी एंड हो जाता है।